नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में भी बहन मायावती की। राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हैं कि योगी आदित्यनाथ हों, अमित शाह हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जेपी नड्डा हों, अखिलेश यादव हों, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी वाड्रा तक सक्रिय हैं, अपने-अपने मतदाताओं के बीच में जाकर के अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि बहन मायावती अभी उस तरीके से सक्रिय दिखाई नहीं दे रही हैं? ना उनकी उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, ना वो लोगों के बीच जा रही हैं, ना उनकी सभाएँ हो रही हैं। ये उनकी रणनीति है या वो एकदम हताशा में हैं, निराशा में हैं या घात लगा करके बैठी हैं? और मायावती अगर कमज़ोर पड़ती हैं, तो इसका फ़ायदा या नुकसान किसको होगा? चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार, जनसत्ता दिल्ली के ब्यूरो चीफ अनिल बंसल। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। आपको क्या लगता है, मायावती इतनी खामोश क्यों हैं? देखिए, जो बहन जी हैं, वो इस बार 2 कारण मुझे नज़र आते हैं। एक तो बहन जी के ज़्यादातर नेता जो उनके साथ थे, वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। कुछ को उन्होंने खुद पार्टी से निकाल दिया और दूसरे कहीं न कहीं आर्थिक संकट भी है और तीसरा जो है, जो माहौल है, वो चूँकि भाजपा की सरकार है और कोई बहुत ज़्यादा मौजूदा सरकार के खिलाफ लहर नहीं चल रही है। तो ऐसे माहौल में जो बहन जी के टिकट हैं, उनकी आप जानते हैं, हकीकत है, वो चाहे उसको डिनाई भी नहीं करती हैं। वो कहती हैं, हमको उद्योगपति और पूंजीपति पैसा नहीं देते हैं। हम तो कार्यकर्ताओं के पैसे से ही राजनीति करते हैं और पार्टी और दलित आंदोलन को चलाते हैं। तो बहन जी की टिकट की भी इस बार डिमांड उतनी महँगी नहीं है। तो इस क्राइसिस में अभी उन्होंने जब अमित शाह जी ने हमला किया कि वो चुप बैठी हुई हैं, आ नहीं रही हैं, ये सब बात कही, तो बहन जी ने ट्विटर पर जवाब दिया कि हम जो है हमारे पास धन का अभाव है और हम चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले बड़ी रैलियाँ करके अपनी ऊर्जा और पैसे को खत्म नहीं करना चाहते। हम सही समय पर निकलेंगे और सही समय पर रैलियाँ करेंगे। और जो हमारा वोट मतदाता है वो चौकस है, सजग है, वो सब चीज़ों को समझ रहा है। तो मुझे इसका मेन कारण तो यही लगता है कि एक तो सांगठनिक रूप से बहन जी कमज़ोर हैं, दूसरे पैसे का भी संकट है और तीसरा जो है जो माहौल है, उसमें वो समझ नहीं पा रही हैं कि किसको जोड़ा जाए। बीच की स्थिति में जो माहौल रहा, जो ध्रुवीकरण का माहौल रहा या दूसरे माहौल रहे, उसमें उनकी जो भूमिका थी, वो कभी भी प्रो मुस्लिम नज़र नहीं आई। रादर अभी सतीश मिश्रा जी 4-6 महीने से जो लगे हुए हैं, वो ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मणों को जोड़ना, ब्राह्मणों को लाएँगे, ब्राह्मण दलित मिलके 2007 वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये सब जो प्रयोग वो कर रही हैं, तो मुझे लगता है उनकी ऊहापोह ये है कि दलित के साथ किसको जोड़ें और इस चक्कर में दलित भी बेचैन है, खामोश है, उसको राह नहीं दिख रही कि मान लो कोई बहन जी को छोड़ना चाहता है तो कहाँ जाए? लेकिन उनका एक वोट बैंक तो है और वो उनके साथ इंटैक्ट रहा है अनिल जी। चाहे वो सत्ता में आई हैं या सत्ता से बाहर रही हैं। इसमें तो कोई किसी तरह का बिखराव आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई दूसरा वोट बैंक उनके साथ नहीं जुड़ रहा है, तो क्या इसमें भी कोई बिखराव हो सकता है? टूट-फूट हो हाँ, सकती है? बिखराव जो मुझे नज़र आता है, देखिए जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो दूसरी जातियों की पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ, उनके नेताओं को भी बहन जी ने जोड़ा था। और पिछड़ी जातियों में जैसे कुर्मी हैं, लालजी वर्मा जैसे नेता या राजभर राम अचल राजभर ऐसा हम ये मान सकते हैं कि बहन जी खुद दलितों के वोट खींचने में वो सक्षम है। पर जब आप दूसरी जातियों के नेताओं को जोड़ते हैं, दूसरे समाज को जोड़ते हैं, तो आपका वोट बैंक बढ़ता है। जैसे बीजेपी ने 300 कुछ सीट जीतने के बाद भी 312 सीट जीतने के बाद भी उन्होंने अपना दल के साथ अपने गठबंधन को बरकरार रखा है। निषाद पार्टी के साथ अपने गठबंधन को बरकरार रखा है, क्योंकि वो एक सुलझी हुई पार्टी है, वो जोखिम नहीं लेना चाहते। चुनाव के करवट की ऊंट करवट बैठता है, ये बड़े-बड़े दिग्गज भी, सूरमा भी अंदाज नहीं लगा पाते। तो इसके बावजूद वो संभल कर खेल रहे हैं, अपने दलों को इंटैक्ट रखा है और राजभर को भी उन्होंने मनाने की कोशिश की थी। वो अलग बात है कि वो साथ छोड़ गए। तो बहन जी ये नहीं मान सकती कि मेरे वोट हैं, मेरे कारण वोट मिलते हैं, एक हद तक ये सच्चाई है। लेकिन जो बाकी को जोड़कर
अगर वो 27% की या 30% के वोट बैंक तक पिछले दिनों में गई हैं, 2007 में उन्होंने अपने बूते सरकार बनाई थी, तो ऐसा तो है नहीं कि खाली दलितों के बूते सरकार बनाई थी, तो दलित वोट बैंक तो उनका तब भी इंटैक्ट था। तो ये मानना कि कहीं ना कहीं उनकी दुविधा है, वो है, उनको समझ में आ रहा है कि इस बार मुसलमान मतदाता उनसे छिटका हुआ है, तो कोई और मतदाता जुड़े, और नहीं जुड़े तो क्या होगा। अब वो टिकट भी, उनके टिकट की कितनी डिमांड होगी इस बार, जो माहौल नजर आता है, जैसे बीएसपी के टिकट के लिए लोग मारामारी करते थे, इस बार उस तरह की जो लोग बता रहे हैं टिकटार्थी भी कि इस बार टिकट सस्ता है या कई जगह लेने वाले नहीं है, तो ये जो माहौल है ये कहीं ना कहीं हताशा पैदा करता है। और जो दूसरा उनके समर्थक जो अंदर खाने कहते हैं, वो ये है कि वो कहीं ना कहीं सरकार से डरी हुई भी है। जो 2019 का उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, उसमें उनको लॉस नहीं हुआ। अगर आप देखें 2014 में बहन जी को 0 सीट आई थी, और 2019 में उनकी तो 10 सीट आई। अखिलेश को पहले भी 5 थी और बाद में भी 5 ही रही, तो बहन जी को तो कोई नुकसान उस गठबंधन से नहीं हुआ। रादर बहन जी के अखिलेश के वोट इंटैक्ट उसको मिल गए और 10 सीटें बहन जी की आ गई। तब भी बहन जी ने उस चुनाव नतीजे के 2-3 दिन के बाद ही अपना गठबंधन तोड़ दिया था। तब भी ये माना गया था कि कहीं ना कहीं उन पर किसी तरह का दबाव है। वो क्या दबाव है कि क्योंकि जो विपक्षी एकता है, ऐसा कहा गया कि भाजपा नहीं चाहती कि विपक्ष एकजुट हो, लामबंद हो। तो ये भी आप हकीकत जानते हैं कि जो मायावती हैं, उनके और उनके भाई आनंद, उनकी कितनी कंपनियां हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब पास्ट में, अतीत में उनके खिलाफ जांच करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आपका अतीत जो है बहुत उजला ना हो, तो आप बहुत लड़ भी नहीं सकते और उस जुझारू और संघर्ष भाव से आ भी नहीं सकते। और तीसरे, अगर आप याद करें, बहन जी एक स्वाभाविक नेता इस कारण है कि चूंकि दलितों के साथ हम समाज में भेदभाव करते रहे, उनको हमने ताकत नहीं दी। अदरवाइज बहन जी ने कोई दलितों के लिए संघर्ष कभी नहीं किया। पूरा मैंने बहन जी का सब देखा है, दलितों को एकजुट करना, संघर्ष करना, ये सारा काम मान्यवर कांशीराम जी करते थे। बहन जी तो एक उत्तराधिकारी के तौर पर आ गई और स्वाभाविक एक तरह से नेता बन गई। अगर आप अदरवाइज देखें, बहन जी अपने जीवन में किसी आंदोलन के, दलितों के लिए उन्होंने आंदोलन नहीं किया, कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कभी वो जेल नहीं गई है। एक बार 91 का मुझे ध्यान है चुनाव, बुलंदशहर में काउंटरमैंड हो गया था चुनाव। बहन जी 89 में पहली बार लोकसभा जीती बिजनौर से, उसके बाद 91 का बिजनौर से लोकसभा हार गई। फिर 91 में ही उपचुनाव हुआ बुलंदशहर सीट का, वहां भाजपा ने छत्रपाल सिंह लोध को उतारा, तो बहन जी ने वहां जनरल सीट से अपना नॉमिनेशन कर दिया। और उस चुनाव में बहन जी ने गुलावटी के पास जाकर के एक मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी को मारा गिरेबान पकड़ के। तब कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर हो चुके थे। बहन जी को बुलंदशहर पहुंचते पहुंचते अरेस्ट करा लिया गया और उनको एनएसए में बंद कर दिया। तो मुझे पूरा याद आता है उनके जीवन काल का, वो एक बार, पहली और अंतिम बार तभी जेल गई, यानी वो जेल जाने से कहीं ना कहीं डरती हैं। और उस जेल में भी कल्याण सिंह जी ने उन पर रासुका लगा दिया था। और फिर काशीराम के पास 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, वो नरसिंह राव जी के पास गए। नरसिंह राव को काशीराम के 3 मेंबरों की जरूरत थी। उन्होंने उनसे कहा कि मायावती बंद है 2 महीने से एनएसए में, उनको छुड़वाइए। प्राइम मिनिस्टर ने अपील की, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार जी। को हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपील की काशीराम जी ने के कहने पर कि मैं कल्याण सिंह जी से अपील करता हूं कि दलित की बेटी है, उसका इतना बड़ा गुनाह नहीं है, उसने सिर्फ एक मतदान अधिकारी के साथ मारपीट की थी, उस पर रासुका हटा ले। तो कल्याण सिंह ने भी बड़प्पन दिखाया। कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं जो है प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार करते हुए, उनके उसको आदेश मानते हुए मैं रासुका हटा लिया है। और उसके बाद मायावती बाहर आ पाई। तो ये जो स्थिति थी, बहन जी उसके बाद कभी जेल नहीं गई। अभी देखिए कोरोना में इतना सब कुछ हुआ, वो कभी बाहर नहीं निकली। और जो उनका ओवरऑल सब टेम्परामेंट है, या इस साल, 1.5 साल, 2 साल की उनकी कार्यशैली है, कहीं न कहीं कुछ संकेत देता है। उन्होंने एक बार भी, जो केंद्र की भाजपा सरकार है या उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके ऊपर कोई अटैक कभी मायावती नहीं करती। वो रादर अभी भी, आज भी कांग्रेस पर सबसे ज्यादा अटैक करती हैं और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पर अटैक करती हैं। तो इसको लेकर भी जो उनका दलित मतदाता है, वो थोड़ा कंफ्यूज है कि बहन जी की दिशा, जबकि अगर वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आना चाहती हैं, तो देखिए उनको लड़ना तो फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार से पड़ेगा। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से लड़कर तो वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आ सकती। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये अनुभव है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 2 चुनाव हार जाए निरंतरता में, तो उसके कार्यकर्ता भी भाग जाते हैं, उसके संगी साथी भी दूसरी पार्टियों में जगह तलाश करने लगते हैं। बहन जी 2012 में सत्ता से बाहर हुई थी। 2012 में इनको 80 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली थी। बीएसपी का जो वोट परसेंट था, वो 26% था हारने के बावजूद 2012 के इलेक्शन में। लेकिन जब हम 2017 में देखते हैं, तो बीएसपी का वोट परसेंट घट करके 22.23% रह गया।
यानी 5 साल के अंदर उनके वोट प्रतिशत में और कमी आई और जो 80 सीटें मिली थी 2012 में चुनाव हारने के बावजूद, वो घट करके 2017 में 19 रह गई। तो ये जो डिक्लाइन है बहुजन समाज पार्टी का, ये मायावती की वजह से है, उनके व्यवहार की वजह से है, उनके आलसीपन की वजह से है कि वो बिल्कुल सक्रिय नहीं रहती हैं। हमने देखा है कि जब चुनाव आते हैं तब वो ज़रूर सभाएँ करती हैं, लेकिन बीच में बिल्कुल नहीं जाती है, यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलती हैं। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा है, ये जो जनाधार घट रहा है, ये जो वोट परसेंटेज में कमी आ रही है, इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, बड़ी वजह तो ख़ास है कि कोई भी आदमी, कोई भी दल, कोई भी नेता, उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक संरचना है, वो इस तरह की है कि किसी एक जाति या एक वर्ग के साथ जोड़ने से वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। आखिर बहन जी अगर सिर्फ ये समझें कि हम दलितों के वोट पर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, आपने अब खुद ही उसी मूल्यांकन किया, समीक्षा की कि सीट आई 80 या सीट आई 19 और वोट फिर भी 22, 23, 26, 27% उनको मिलती रही। तो ये तो तय है कि जब तक आप दूसरे वर्गों को नहीं जोड़ेंगे, तो 2007 में उनके साथ दूसरे वर्ग जुड़े थे, उसके बाद दूसरे वर्ग उनके साथ से टूटते गए। इसमें उनकी कार्यशैली को भी हम दोष जरूर देंगे। देखिए, वो लोगों से मिलती नहीं है जैसी लोग उनके पार्टी के नेता बताते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी उनसे मिलने का उस तरह से प्रयास नहीं किया। और जब वो चीफ मिनिस्टर थी तो सूचना जनसंपर्क विभाग के लोगों से कई बार कहा कि बहन जी से 2 मिनट की वार्ता हो सकती है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आइए या प्रोग्राम में, तो वहीं जो वो बोलेंगी वहीं बोलेंगी। तो ये जो स्थिति है, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता तक भी ऐसा कहते हैं कि मुलाकात के भी पैसे लगते हैं। तो ये जो स्थिति है, और ज्यादातर आप देखिए बहन जी ने कोई स्वाभाविक वोट बैंक, उन्होंने सिर्फ अपनी दलित वोट बैंक की सौदेबाजी की। दूसरी जातियों के नेता आए, उनसे टिकट लेते गए। बहन जी ने उनका मूल्यांकन किया कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये अपनी बिरादरी की 5-10 हजार वोट ला सकता है, तो 20% वोट मैं आपको दूंगी, तो आप जीत जाओगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, एक तो कहीं ना कहीं जो दलितों में जो जाटव वर्ग है, जिस वर्ग को वो खुद ताल्लुक रखती हैं, उसके अलावा बाकी जातियों में बेचैनी है। जैसे वाल्मीकि समाज, वो मोटे तौर पर पहले भी कांग्रेस के साथ था, उसके बाद वो बीजेपी के साथ शिफ्ट होता गया, वो बहन जी के साथ ज्यादा तादाद में नहीं आया। इसी तरह से कोरी हैं, पासी हैं, धोबी हैं, ये जो जातियां हैं, ये बहन जी के साथ भी रही हैं। और इधर जैसे मेरी ब्रजलाल जी जो यूपी के डीजीपी रहे हैं, आपके अच्छे करीबी भी रहे हैं, जी, जी। वो अभी जी, जी। राज्यसभा के मेंबर हैं। कल ही मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि दलितों में बड़ी बेचैनी है, और मोदी सरकार ने दलितों के लिए जितने काम किए हैं, बहन जी ने उसका पासंग भी काम नहीं किया। लेकिन ब्रजलाल जी भी इस बात से दुखी थे कि भाजपा सरकार ने जो दलितों के लिए काम किए हैं, उनका उस तरह से प्रचार प्रसार भाजपा ने नहीं किया। बल्कि वो कहते हैं, उन्होंने कोई किताब भी लिखी है, जैसे उन्होंने कहा, वो खुद ये मानते हैं ब्रजलाल जी कि दलितों का सबसे ज्यादा नुकसान बहन जी ने किया। कि जब 2007 में वो पावर में आई, तो उन्होंने एससी एसटी एक्ट में उस पर ब्रेक लगा दिया और एक सरकारी ऑर्डर निकाला कि किसी दलित महिला के खिलाफ बलात्कार की तरफ से बलात्कार की शिकायत आएगी, तो जब तक उसकी डॉक्टरी नहीं होगी, तब तक बलात्कार की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो ब्रजलाल जी खुद कहते हैं कि ये लॉ के खिलाफ है। लॉ ये कहता है कि एफआईआर आदमी लिखवाने आया उसकी तुरंत लिखी जाए, झूठी है तो उसको क्लोज कर दिया जाए, सच्ची है तो डॉक्टरी के बाद चार्जशीट लगाई जाए। तो वो कहते हैं बहन जी ने नुकसान किया, और वो कहते हैं अभी मोदी जी ने उनको आने के बाद पावर में उसमें बदलाव किया, और ये कहा कि अब दलित की तुरंत एफआईआर लिखी जाएगी और डॉक्टरी जांच बाद में होती रहेगी। प्लस वो कहते हैं कि किसी दलित को अगर गैर दलित ने मर्डर कर दिया, तो मोदी सरकार ने उनके लिए 8.5 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान किया है, ये सरकार देगी। और वो कहते हैं देती है, 4.25 लाख रुपया पहले दी थी, 4.25 लाख रुपया बाद में। बहन जी ने ऐसा कोई मुआवजा किसी दलित को नहीं दिलाया। तो ये ब्रजलाल जी खुद माने कोरी समाज से आते हैं, जिससे हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, वो भी उसी समाज से आते हैं। तो दलितों में भी हम ये नहीं मान सकते, 21% मोटे तौर पर दलित हैं उत्तर प्रदेश में। इनमें से माना जाता है कि 60% के आसपास जाटव होंगे, और बाकी 40% दूसरी दलित जातियां हैं। तो दूसरी दलित जातियों में जिनसे हम बात करते हैं, मिलते खटीक हैं, उनमें बड़ी तादाद में लोग भाजपा के समर्थक हैं। तो बहन जी को कहीं ना कहीं, एक तो वो जो उनका टोटल दलित वोट बैंक था, वो उसमें छीजन लगातार चल रही है। क्योंकि दलितों में भी, जैसे ब्रजलाल जी खुद डीजीपी थे, तो मायावती को ये पता नहीं था कि ये कोरी हैं। तो एक दिन मायावती ने उनसे पूछा कि ब्रजलाल, क्या तुम कोरी हो? माने दलितों में ये इस बात का भेदभाव है कि मायावती जी जाटव को प्रोत्साहन देती हैं और बाकी बिरादरियों के साथ पक्षपात करती हैं। तो जब आप इस तरह का सलूक रखेंगे, तो बहुत लंबे समय तक आप इसको नहीं, अपनी राजनीति का जो खेल चला पाएंगे। इसके उलट कहीं ना कहीं जो भाजपा है,
वो सवर्णों की पार्टी मानी जाती रही है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी मानी जाती रही है। लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और नेतृत्व बदला है, उस जो कहता है नैरेटिव, उसको उन्होंने बदल दिया है। और अब कहीं ना कहीं गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, उनमें भी ये भाव पैदा हो रहा है कि अब ये सिर्फ बनिया ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, अब हमारे साथ छुआछूत नहीं होगा। तो बड़ी तादाद में मुझे लगता है कि इसका शिफ्ट बीजेपी, या जो बीजेपी को पसंद नहीं करते ऐसे दलित मायावती के भी साथ रहे हों, तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कहीं ना कहीं बेचैनी है। और जैसे मुसलमानों में वो ओवैसी की तमाम कोशिशों के बावजूद ये मानते हैं कि ओवैसी जीत नहीं रहा है, ऐसे ऐसे दलित जिन्हें ये लग रहा है कि बहन जी जीत नहीं रही हैं, वो दूसरे पार्टियों का रुख कर सकते हैं, जो पास्ट में भले ही बहन जी के समर्थक रहे हों। अभी मैं ये नहीं मानूंगा कि सारे दलित बहन जी को छोड़ जाएंगे। खराब से खराब स्थिति में भी मुझे नहीं लगता कि उनका वोट 14-15-16% से कम वोट वो लेंगी, भले सीट उनको मिले चाहे ना मिले। जैसे आपने देखा 19 सीटें उनको मिली 2017 में, पर 22% वोट उनका तब भी था, तब वो अखिलेश के साथ नहीं थी। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि उसका 100% उनका वोट बैंक बिखर जाएगा, पर वोट बढ़ नहीं रहा है, वोट उनका घट रहा है। और जो आपने कहा कि लगातार 2007 के बाद उनका कहीं ना कहीं पराभव हुआ है, उत्थान की तरफ वो नहीं है, ये ये एक सच्चाई है, हकीकत है, इसको हम नकार नहीं सकते। अनिल जी, मैं समझना चाह रहा हूँ 2017 के जो नतीजे हैं, ठीक है, 19 सीट उनको मिली और 22.23% जो है, 22%, 22.25% उनको वोट शेयर मिला। लेकिन मैं आंकड़े देख रहा था, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, कुल जी मिलाकर के 17 जिले। और इन 17 जिलों की 94 सीटें, इनमें से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 15 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने, केवल 3 सीटें जीती थी। 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी और 1 सीट छपरोली की राष्ट्रीय लोकदल को मिली थी। लेकिन इन 94 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सेकंड नंबर पर रही, समाजवादी पार्टी 26 सीटों पर रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 36 सीटों पर रही है। इसका मतलब ये लगाया जाए कि अगर मैं केवल वेस्ट यूपी की बात करूं, सारे उत्तर प्रदेश की ना बात करके, तो अभी भी इतनी बुरी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी नहीं है। अगर बहन जी थोड़ा सा भी प्रयास करती, तो क्या वो जहां, और इन 36 सीटों में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां मुकाबले नजदीकी रहे हैं, तो क्या वो मेहनत करके थोड़ा अपनी पार्टी में दम नहीं डाल सकती थी, आगे नहीं ला सकती थी? देखिए, अगर आप उनका अतीत भी देखें, तो बहुत ज्यादा मेहनत का स्वभाव उनका कभी नहीं रहा। जैसे प्रियंका गांधी हैं, वो एक तरह से एलीट को बिलोंग करती हैं, आप देख सकते हैं। भाई वो तो उनके तो 3 पीढ़ियों से वो सत्ता में हैं, इसके बावजूद। और कोई वो तो संपन्न परिवार में पैदा हुई, सुख सुविधाओं के साथ पैदा हुई। मायावती तो अभाव में पैदा हुई, एक दलित की बेटी हैं। तब भी मायावती उतना संघर्ष करने का उनका स्वभाव नहीं रहा जितना प्रियंका गांधी, चाहे फिरोजाबाद जाना हो, हाथरस जाना हो, कहीं जाना हो, सब जगह दौड़-धूप कर रही हैं। तो बहन जी को ये एक तरह से अपनी नेटवर्किंग के ज़रिए वो जीतती रही। मेहनत के ज़रिए उनमें उसका ऐसा नहीं था कि वो जाके लोगों से बहुत मिलती-जुलती थी, बात करती थी, संघर्ष करती थी। वो जो नेटवर्किंग है, वो कहीं न कहीं उनकी कमज़ोर पड़ी है। आप देखिए 95 से पहले भी, ओमकार जी, आप तो सब चीज़ों को समझते हैं। अगर बीजेपी ने 1995 में मायावती को 46 सीटों के बावजूद चीफ मिनिस्टर बना दिया था, तो उसके बाद ही तो उत्तर प्रदेश के दलितों को ये एहसास जगा कि हम राज कर सकते हैं। उससे पहले तो दलित यही मानते थे कि हम कभी राज नहीं कर सकते। हम तो राज, हमारे ऊपर राज होगा, हमारी ये नियति है, हम इसके लिए पैदा हुए हैं। तो कहीं न कहीं मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री बना करके भाजपा ने दलितों को ये संदेश दिया और दलितों में ये आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम राज कर सकते हैं। सिर्फ हम शासित होने के लिए नहीं, हम शासक भी हो सकते हैं। तो उसके बाद जो उनके टोटल राजनीति है, बहन जी की या रणनीति है, वो तो जातियों को जोड़ना, नेताओं को जोड़ना, वर्गों को जोड़ना, गठबंधन करना, हर सीट का जातीय समीकरण लगाना, उसके हिसाब से उम्मीदवार उतारना, उसमें वो सफल होती गई। पर ये जो नया निजाम है, नया नेतृत्व है बीजेपी का, जो माइक्रो लेवल पर काम करता है, जो सारे नेताओं को जोड़ने की कोशिश करता है, अगर वो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास,
वो ऐसा नहीं है सबकी सब अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, पर कहीं न कहीं सब पर फोकस करते हैं, तो इस कारण से बहन जी को भी परेशानी हुई है। उनके नेता एक-एक कर पार्टी छोड़ते चले गए, उसमें कुर्मी थे, राजभर थे, प्रजापति थे, तमाम जातियाँ थी जो अति पिछड़ी जातियाँ। तो मुझे लगता है बहन जी को असली नुकसान भाजपा ने उनकी अति पिछड़ी जातियों में सेंध लगाकर किया है और उसको बहन जी एकजुट नहीं रख पाई। चाहे आप देखिए एक ज़माने में रामवीर उपाध्याय, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये उनके राइट हैंड मैन होते थे, लेकिन आज वो सब पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। कोई एक भी नेता जो 95 से 2000 के दौर का था, वो आज बहन जी के साथ नहीं है। सारे नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। नए नेतृत्व में उन्होंने हाथ-पैर भी नहीं फैलाए कि और लोगों को जोड़ दी। तो ये जो उनका अपना एक ड्रॉबैक है, संगठन की लगातार कमजोरी और चूँकि ये मादा कांशीराम जी में था, भई आप अगर अतीत में देखें, सत्ता भी संगठन को मजबूत करती है, ये एक हकीकत है। तो इसलिए हर दल चाहता है कि सत्ता में आए। बहन जी 95 में 4 महीने आई, 96-97 में 6 महीने रही, फिर 2002 में 1 डेढ़ साल रही। तो वो लगातार थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता से उनका सरोकार रहा, वास्ता रहा और उसमें वो रही। और और जब पहली कल्याण सिंह जी की 6 महीने की पारी थी, उसमें वो भागीदार भी थी। तो ये जो लंबा गैप हो गया 12 के बाद, अब जो 19 आया, इसमें ना तो वो संसद में उनकी वैसी भागीदारी बची, 2014 में 0 हो गई, 2019 में उनके 10 आए और विधानसभा में भी संख्या घटती गई। आज हालत ये है कि राज्यसभा, विधान परिषद, सब जगह बहुजन समाज पार्टी शून्य की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में उनको या तो वो खड़ी हों, बीच में पिछली बार आपको याद होगा उन्होंने ये भी कहा था, मैं अपना जल्दी ही उत्तराधिकारी घोषित करूँगी, उत्तराधिकारी दलित ही होगा, कभी कहा मेरे परिवार का नहीं होगा, कभी अपने भाई आनंद के बेटे को लॉन्च किया उन्होंने। तो ये जो मुझे लगता है एक दुविधा का और कन्फ्यूजन का दौर है और खास तौर से भाजपा के आने के बाद, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, अब बहन जी को अपना ओर-ठोर समझ नहीं आ रहा है और दलितों में भी इसको लेकर काफ़ी बेचैनी है यूपी के। वो देख रहे हैं कि क्या किया जाए? क्योंकि बहन जी अगर स्ट्रगल के साथ नहीं लड़ रही, मजबूती के साथ नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो जीत नहीं रही। जीत नहीं रही तो हम उनके साथ कब तक रहें और इसके साथ रहने का कोई लाभ है कि नहीं? दूसरी तरफ बीजेपी उनको लगातार लुभा रही है कि हम आपके लिए अच्छी योजनाएँ ला रहे हैं, आपको मुफ्त अनाज दे रहे हैं, आपको काम दे रहे हैं, आपके घर बनवा रहे हैं। तो इस सब से भी और अब छुआ-छूत का वैसा भाव नहीं है, जैसा भाव पहले ज़माने में हुआ करता था। बहुत अहम बातें आपने बताई हैं अनिल जी। मैं ये समझना चाहूँगा ये आरोप तो समाजवादी पार्टी पर भी लगते रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह का राज रहा हो या 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव रहे हों, कि ये पिछड़ों के नाम पर यादवों, मुस्लिमों का और कुछ पिछड़ी जातियों का सहयोग लेकर के ये सत्ता के दरवाजे तक पहुँचते रहे। लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आई, जब सरकार में अहम पदों की बात आई, तो इन्होंने यादववाद फैलाया। जिस तरीके से बहन जी पर आरोप हैं, इसी तरीके से इन पर भी आरोप हैं। क्या इनकी कमजोरी की भी यही वजह है? और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की वजह यही है जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने करीब-करीब सभी को, चाहे बहुत कम संख्या में छोटी जातियाँ हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया है सत्ता में। तो इनकी बसपा की और सपा की बड़ी कमजोरी ये बन कर के उभरी है कि ये अपनी जाति को ज़्यादा तरजीह देने लगते हैं और बाकी लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो यादवों की सरकार है या ये तो केवल बहन जी की जो जाति है, उन्हीं की सरकार है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहा है इनके लिए। निश्चित रूप से देखिए 2012 से अगर 2017 का मैं अखिलेश का कार्यकाल देखता हूँ, तो वो कोई बहुत खराब सरकार नहीं थी। लेकिन शुरू के 2-3 साल जो थे उस सरकार के, उसमें ये मैसेज लगातार रहा कि इस सरकार के 4-4 मुख्यमंत्री हैं। एक मुलायम सिंह जी हैं, जिन्होंने अपना ताज अपने बेटे के सिर रख दिया, क्योंकि जब चुनाव हुआ था 2012 का, तो तब कोई अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ था। उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा गया था। एक चीफ मिनिस्टर अखिलेश हैं, एक चीफ मिनिस्टर शिवपाल यादव हैं, एक रामगोपाल यादव हैं, मुलायम सिंह जी तो हैं ही और एक आजम खां हैं। तो ये जो मैसेज गया, उससे 2-3 साल में कहीं न कहीं उस सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। बाद में अखिलेश जब सँभले, उन्होंने पार्टी उनके चाचा को बर्खास्त किया और पिताजी भी उनसे नाराज़ हुए, लेकिन आजम खां का हस्तक्षेप फिर भी बना रहा। तो ये जो लगातार एक मैसेज गया कि इस सरकार के सुपर चीफ मिनिस्टर आजम खान हैं और यादवों का तो शुरू के 3 साल में चाहे पीसीएस का इम्तिहान हो, चाहे कोई और हो, जिस तरह का यादवीकरण हुआ था, उसके कारण ही अखिलेश को नुकसान हुआ और बाद के 2 वर्षों में जब वो अखिलेश ने इंडिपेंडेंट होकर काम किया, तो अच्छा काम करके भी वो अपनी सरकार की तस्वीर को, अपनी छवि को उतनी उजली नहीं बना पाए और उसी का नतीजा हुआ कि वो बहुत बुरी तरह से हारे
जिस हार की 2017 माने बीजेपी को भी कल्पना नहीं थी कि हम 312 सीट 403 में से जीतकर पावर में आ सकते हैं। तो ये जो निश्चित इसको हम नकार नहीं सकते, पर इस बार ऐसा अखिलेश के करीबी कह रहे हैं कि इस बार वो वैसा यादववाद, वैसा ध्रुवीकरण या वो यादवों की उस तरह की पकड़ ये पार्टी में नहीं है और वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सफल होंगे, असफल होंगे तो मतदाता तय करेंगे, पर उनको अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। बहन जी अभी इस कसौटी पर सामने नहीं आई हैं, अभी तो दिखी अब वो आई ही नहीं है, फिर जब वो टिकट तय करेंगी तब पता लगेगा। पार्टी में भी उनकी अभी एक तरह का वैक्यूम है। तो अखिलेश जैसे कुछ ब्राह्मण नेताओं ने बसपा या मतलब अभी जो अदला-बदली नेताओं की हो रही है, आप देख रहे हैं, या तो नेता दूसरी पार्टियों के भाजपा में जा रहे हैं या दूसरी पार्टियों के नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस मोर्चे पर बहुजन समाज पार्टी बहुत ही खराब स्थिति में है। उसमें नए नेतृत्व पुराने लोग जा रहे हैं और नए लोग उसमें आ भी नहीं रहे हैं। ये उसकी सबसे बड़ी दुविधा है और सबसे बड़ा संकट काल है। और ये जो इनका वोट शेयर घट रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 2012 में इनको 26% वोट मिले थे। 2017 में वो घट करके इनके 22 सवा 22% रह गए। अब 2022 का इलेक्शन है, इसमें अगर और घट गए, तो ये जो घटेंगे, ये कहाँ जाएँगे? क्योंकि मायावती की निष्क्रियता, मायावती की खामोशी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी चिंता बढ़ा रही है। क्या जो मायावती का बेस वोट रहा है, क्योंकि अगर हम गाँव का वातावरण देखें, तो यादवों का सबसे ज़्यादा झगड़ा दलितों के साथ, इनकी जातियों के साथ ही रहा है, टकराव भी इन्हीं के साथ रहा है। तो ऐसे में मतलब एक स्वाभाविक बात तो नहीं है कि अगर मायावती का वोट और घटा और मोहभंग हुआ, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, देखिए मायावती का ये नहीं मान सकते हम कि जो वोट घटेगा, घटेगा तो निश्चित, क्योंकि जो तमाम लक्षण और परिस्थितियाँ और हालात नज़र आ रहे हैं, उसमें ये तो लग ही नहीं रहा है कि मायावती अपने 22-23% वोट बैंक से शेयर से आगे बढ़ेंगी। वो घटेगा, जैसे अभी मुझे पक्का भरोसा है कि जो उनके जाटव वोटर हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले हैं, वो खराब से खराब परिस्थितियों में आसानी से उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मैं घटते-घटते भी मुझे ये लगता नहीं कि 14-15% से नीचे बहन जी खराब से खराब स्थिति में भी जाएँगी। पर ये जो 6-7% का उनके उसमें कमी आएगी, इसमें मैं ये नहीं मान सकता कि ये सारे दलित हैं। देखिए 2017 के चुनाव में अगर उन्होंने स 60, 70, 80, 50 मुसलमान खड़े किए थे, तो वो मुसलमानों की वोट भी लेकर आए थे या उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को खड़े किए थे, उनका वोट शेयर भी था। इस बार जो संकट है वो ये है कि अगर बहन जी जो माहौल नज़र आ रहा है, अगर बहन जी मुसलमान उम्मीदवार भी उतारेंगी और वहाँ समाजवादी पार्टी का हिंदू भी होगा, तब भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहन जी के मुसलमान को उस इलाके के मुसलमान वोट देंगे। ये माहौल वातावरण बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो अभी लोगों के बातचीत हम टीवी पर देखते हैं, ओवैसी की सभाएँ हो रही हैं, वहाँ लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में भीड़ में, लेकिन उनसे लोग इंटरव्यू करते हैं तो वो कहते हैं वोट हम साइकिल पर देंगे। तो ये जो स्थिति है, बहन जी का जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट करेगा और जो उनके साथ मुसलमान वगैरह जुड़े थे, वो कहीं न कहीं क्योंकि उम्मीदवार मुसलमान है या तब तक 2017 तक ये तस्वीर साफ नहीं थी। 2017 के बाद बहन जी ने थोड़ा एंटी मुस्लिम एटीट्यूड अपना ज़्यादा दिखाया। तो उस 2019 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने बयान ही दिया था कि मुसलमान वोट नहीं देते, ये कौम ठीक नहीं है, ये नहीं, इस तरह का बयान भी वो दे चुकी हैं। तो ये जो स्थिति है मुझे लग रहा है कम ज़्यादा किसके साथ जाएगा, जैसे दलितों में भी कुछ संघप्रिय गौतम जो खुद केंद्र में मंत्री रहे हैं भाजपा के पुरानी 40 साल राजनीति की, उनको लगता है कि कुछ कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, ये जानते हुए कि कांग्रेस फाइट में नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि ये एक लिबरल पार्टी है और लंबे समय तक दलित जो है कांग्रेस में पहले रह चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ही पार्टी है। तो दलितों में इस तरह की भी उनके प्रति चिंतन हो सकता है। पर जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, उनमें तो मुझे लगता है ज़्यादा झुकाव उनका बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा और मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। तो मायावती की खामोशी से, मायावती की निष्क्रियता से मुझे नहीं लगता कि भाजपा को कोई नुकसान होने वाला है। उल्टे अगर मायावती एग्रेसिव होकर ब्राह्मणों की वो सब कैंपेनिंग करती और उसमें ज़्यादा ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने की कोशिश करती या जो सतीश शर्मा ने कैंपेन किया, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने देखा, इसका मतलब लोग उनके साथ नहीं जुड़ रहे और खुद अकेले सतीश मिश्रा क्या करेंगे? जो सारे दूसरे सतीश मिश्रा तो राज्यसभा के मेंबर रहे, वो कोई जनाधार वाले नेता तो है नहीं
कि ब्राह्मणों में उनका कोई पैठ थी या वो कभी लोकसभा चुनाव लड़े या विधानसभा लड़े। जो उनके ब्राह्मण नेता थे बहुजन समाज पार्टी के, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, चाहे सेंट्रल यूपी के, वो एक-एक कर सब उनका साथ छोड़ते गए। तो ऐसी स्थिति में बहन जी के वोट घटने पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई उससे नुकसान होगा। मुझे लगता है बीजेपी को तो उससे लाभ ही होगा, कोई नुकसान बहन जी की कमजोरी से भाजपा को मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म है, 6-7% वोट और डबल डिजिट में उनकी सीटें नहीं आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपने कहा कि भीड़ तो आ रही है, लेकिन जब बातचीत की जाती है लोगों से तो वो कहते हैं कि साइकिल पर वोट देंगे। इन 2 पार्टियों को हम साइडलाइन रखें कि ये बहुत ज़्यादा वोट कटवा नहीं है। बहन जी कमज़ोर हो रही हैं, बहन जी की वोट शेयर जो है वो और नीचे आने की आशंका है, संभावना है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होता है और असदुद्दीन ओवैसी को, कांग्रेस को, बहन जी को और छोटी पार्टियों को मिला कर के हम ये मान लें कि 20, 21, 22% तक वोट इनका रह जाएगा या 25% भी रह जाएगा, तो लड़ाई 75% वोटों की रहेगी। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रहा है पिछले चुनाव में करीब-करीब 39% रहा है और समाजवादी पार्टी का तो ये इतिहास है कि उसका कभी भी 30% से ऊपर वोट शेयर गया ही नहीं है। तो ऐसा कोई करिश्मा अखिलेश यादव ने किया नहीं है कि उसमें कोई और वोट बैंक जुड़ा हो, सिवाय इसके कि बहुत सारा एक बड़ा वर्ग है जो 2022 में ही भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता है ताकि 2024 में मोदी को रोका जा सके। तो इसलिए ध्रुवीकरण तो होगा और जब ध्रुवीकरण होता है, तो इसका फ़ायदा कई बार भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देता है। आप क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? नहीं, देखिए अभी जो आज का जो माहौल है, अभी चूँकि चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, पर तब भी अभी जो लोगों के बातचीत करने से, माहौल से, मूड से लगता है, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाजपा उत्तर प्रदेश में हार रही है। ऐसा मुझे अभी नहीं लगता। अभी अखिलेश जो है वो 150 सीटों के आस-पास मुझे नज़र आते हैं और बीजेपी सवा 200, 250 सीट के आस-पास नज़र आती है। और उसमें 2 महीने में क्या बदलाव होगा, क्या कमी-पेशी आएगी, उसको हम कह नहीं सकते। लेकिन अभी चूँकि बीजेपी की बहुत आक्रामक प्रचार शैली है, बहुत पहले से सुनियोजित ढंग से हैं, सारे नेता जुटे हुए हैं। फिर जो कोरोना को लेकर नाराज़गी थी, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक एक तरह से पैसिफ़ाई किया है, लोगों को समझाया-बुझाया है और जो मूल बात है, देखिए बहुत सारे लोग अभी ये जैसे किसान आंदोलन था, इससे हम नहीं नकार सकते कि उसके कारण जो ध्रुवीकरण है उसमें कमी आई है। पहले जाट और मुसलमान का जो 2012-13 के बाद बिखराव हुआ था, वो उस तरह का बिखराव अब नहीं है, उस तरह की अब कटुता भी नहीं है। पर साथ ही साथ जो बीजेपी ने एक नया मुद्दा उठाया है, वो लोगों को अपील करता है। वो मुद्दा है कि साहब कानून व्यवस्था की स्थिति 2012-17 और 2017-21 इसमें 22 में, इनमें दोनों में बदलाव है। इसको आम आदमी भी स्वीकार करता है, जो लिबरल है, जो ध्रुवीकरण के चक्कर में नहीं है, वो भी स्वीकार करता है। तो कहीं न कहीं इसका लाभ यद्यपि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अपराध तो किसी भी सरकार में खत्म नहीं होता है, पर एक मैसेज ये है कि भई जो गुंडे हैं, वो पकड़े जाएँगे, जेल जाएँगे। कहीं न कहीं योगी को वो डेवलपमेंट का हम अलग छोड़ दें, विवाद का विषय हो सकता है। कम काम हुआ, दूसरे के शिलान्यास थे, इनके थे, किसके लोकार्पण है। लेकिन ये एक छवि जनमानस के दिमाग में बैठाने में बीजेपी और सरकार कामयाब रही है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर किया है, जो पहले उतनी बेहतर नहीं थी। एक अनिल जी, ये जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, हालाँकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, चेहरा अलग होता है, वो देश के लिए चुनाव होते हैं, ये विधानसभा राज्य के लिए चुनाव हो रहे हैं। लेकिन फिर भी 2019 में तो मायावती, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सब साथ थे, सब साथ मिलकर के लड़ रहे थे। फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब-करीब इनका सुपड़ा साफ हो गया। पूरे प्रदेश की बात करें तो बहन जी को ज़रूर 10 सीटें मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटों पर सिमट करके रह गई और जिस भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तमाम तरह की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही थी, वो फिर भी अपने सहयोगियों के साथ 64 सीटें जीत गई उत्तर प्रदेश में। तो वेस्ट यूपी में ऐसा क्या बदलाव देख रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकता है, इस तरह की चर्चाएँ हैं? जैसे किसान आंदोलन एक आपने गिनाया, क्या बेरोज़गारी, क्या महँगाई
या कोई और कारण है, या अजीत सिंह नहीं रहे उसकी वजह से जाटों में एक सहानुभूति जयंत चौधरी की तरफ है, और समाजवादी पार्टी की वजह से, अखिलेश यादव की वजह से मुसलमान वोट भी उनको मिल सकते हैं। तो वेस्ट यूपी का सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो आपने बात कही जयंत चौधरी को सहानुभूति, वो भी एक पहलू है, इसको हम नकार नहीं सकते। हर जाति का अपना एक गणित है, अपनी केमिस्ट्री है। देखिए, भाजपा ने कितने भी जाट मंत्री बनाए हों, कितने भी जाट सांसद विधायक बनाए हों, पर जो एक जातीय आधार पर बने हुए दल हैं, कहीं न कहीं हर जाति का उसके प्रति एक मोह रहता है कि वो हमारा लीडर है, हमारी उसी पर बेस पार्टी है। तो वो जो अजीत सिंह की बात आपने की, अजीत सिंह के न रहने से, मुझे लगता है अजीत सिंह रहते तो शायद जयंत और अजीत सिंह के प्रति वैसा भाव ना होता। इसका लाभ निश्चित रूप से जयंत को मिल रहा है। और दूसरी बात जो है, जो चाहे सरकार कितने भी दावे करे, देखिए मैं हमेशा किसान के मुद्दे पर बात करता हूँ। किसान की हालत में बहुत बेहतरी नहीं आई है। रीजन चाहे जो हो, आप चाहे 6,000 रुपए खाते में भेज दें, कुछ भी कर दें। 5 साल में, ये आप जानते हैं गन्ने की बेल्ट है, 5 साल में आपने गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए। अब जब चुनाव का वर्ष आया तब आपने 20-25 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की, और खेती की लागत बढ़ी है, इसको कोई नहीं नकार कर सकता। बिजली के दाम भी महँगे हुए हैं, खाद की कीमतें भी बढ़ी हैं। उस अनुपात में हम जो किसान की पैदावार है उसका उसको दाम डेढ़ गुना या 2 गुना नहीं दिला पाए, उसकी आमदनी नहीं कर पाए। तो जो बहुजन समाज पार्टी है, अगर आप देखो, मायावती ने 5 साल तक वो पावर में थी, जबकि वो कोई किसान उनके मतदाता नहीं थे, जाट उनके उस तरह से मतदाता नहीं थे। तब भी गन्ना किसानों के प्रति उनका एक भाव ये था कि उनका कल्याण करना है, उनका लाभ पहुँचाना है, तो हर साल उन्होंने गन्ने के दाम में कुछ न कुछ वृद्धि कराई, और चीनी मिलों से ऐसी-तैसी करके उनकी मालिकों की, जबकि उन पर आरोप था कि वो मिल मालिकों से पैसा भी लेती हैं, ये भी आरोप था। तब भी उन्होंने किसानों का भुगतान भी मैक्सिमम कराने का प्रयास किया। तो ये जो भाजपा सरकार के ऊपर, सबसे ज़्यादा योगी सरकार के ऊपर एक किसानों का प्रश्न चिन्ह है, वो ये है कि इन्होंने 4-5 साल तक गन्ना किसानों के प्रति उस तरह की सहृदयता या उनकी चिंताओं में एक तरह की कमी दिखाई दी। इसका कुछ न कुछ नुकसान किसान जो है, ओवरऑल अगर आप किसान के नज़रिए से देखें, तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश में किसान के प्रति उस तरह का कर्ज भी माफ़ हुए, तो वो सब लोगों के नहीं हुए। कुछ लोग रह गए, कुछ के हो गए, या अब 6-6 हज़ार रुपए भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो सबके आते हैं। जो बहुत गरीब मार्जिन वाला, कोई किसी के पास कुछ और आमदनी है तो उसके खाते में नहीं आता। तो उसको ये लगता है कि भई मैं मान लो कहीं क्लर्क हूँ, चपरासी हूँ, तो मैं मुझे क्यों वंचित कर रहे, ज़मीन तो मेरे पास 5 ही बीघे है। तो ये जो थोड़ा बहुत अनरेस्ट होता है, ये सब कई बार आप अच्छे काम करते हैं और उसका सबको लाभ नहीं मिलता। तो जिनको मिला वो तो उतने खुश हुए नहीं, जिनको नहीं मिला वो और नाराज़ हो जाते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो मुझे जो आप बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्यों है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून अच्छे थे और उनको वापस लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अपना उनका ग्राउंड वर्क नहीं है, या वो कोई उनके पास खुफिया सूत्र नहीं है, या वो सुलझे हुए नहीं हैं। वो खुद प्रचारक रहे हैं, वो खुद धरती पर काम करते रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बाद में बने। तो कोई न कोई कहीं न कहीं उनके पास फीडबैक है, मूल्यांकन है। उनको लगा कि किसानों में नाराज़गी है, और उसको बड़ी तादाद में लोग किसान हैं, उसको जाति और संप्रदाय के नज़रिए से उठकर हम देखें, तो उनके मन में ये बात रही, और इसलिए उन्होंने उनको वापस लिया कि हम कोई अड़ियल या हेठी का रवैया नहीं दिखाते। और ऐसे भी 2 साल के लिए तो सरकार ने खुद ही उनको मुलतवी कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। तो जो एक टकराव का एटीट्यूड है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने उसको खत्म किया है कि ठीक है, भविष्य में हो सकता है हम कन्विंस कर पाएँ और बेहतर ला पाएँ। तो अनुमान तो सरकार को भी है, बीजेपी को भी है, कि इसीलिए अब प्रधानमंत्री जी की मेरठ में सलावा गाँव में सभा जो रखी गई, ऐसे छोटे से गाँव में कहाँ प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो खेल विश्वविद्यालय के नाम पर वो कहीं न कहीं मैसेज देना चाहते थे कि हम किसानों के लिए कम कर पाए या पूरा नहीं कर पाए तो आगे करेंगे, और हमारे संज्ञान में सब है, हम पूरी कोशिश करेंगे। दूसरे ये राकेश टिकैत का कोई इम्पैक्ट, किसान आंदोलन का कोई इम्पैक्ट किसी भी तरह का? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो उनकी अपनी कोई भूमिका नहीं होती है। मान लो अन्ना हजारे थे दिल्ली में, या अरविंद केजरीवाल थे, किरण बेदी थी, उस समय रामदेव थे। ये लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाते तो रामदेव का पता नहीं क्या हाल होता, या किरण बेदी खुद विधानसभा चुनाव हार गई थी। तो लेकिन एक माहौल बनता है। तो राकेश टिकैत का तो अतीत आप जानते हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत तो हमेशा उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की और वो अराजनीतिक ही रहे। भाई राकेश टिकैत ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस के समर्थन से। प्लस पिछली 2000 लोकसभा के चुनाव में वो अमरोहा से रालोद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो जो उसमें उनकी बुरी गत हुई, तो उस तरह से वो किसानों के मुद्दों पर वो किसान नेता हैं, लेकिन वोट को वो खुद अपील करके, मुझे नहीं लगता कि वो अपील भी करेंगे, और वो बहुत सतर्क हैं, चौकस हैं, जागरूक हैं। वो किसी के पक्ष में या विरोध में अपील नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं लोग मत अपनी मर्जी से देंगे। तो स्मार्ट हैं, होशियार हैं और समझदार हैं।
कि अपनी अपील करने पर मान लो वो बेअसर हो जाए, तो और आदमी की किरकिरी होती है। तो मुझे ये नहीं लगता कि वो कोई भाजपा के खिलाफ कोई अभियान चलाएँगे या अपील करेंगे या कहीं मैदान में उतरेंगे। या खुद भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी बीच में खबरें आई थी कि रालोद उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा सकता है या उनका बेटा भतीजा कोई चुनाव लड़ सकता है। पर ये अब देखने की बात है कि कितना क्या होगा। बहरहाल वो खुद लड़कर बुरी तरह से एक बार विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं और लोकसभा चुनाव भी हार चुके हैं। और मेघालय के गवर्नर आपके पड़ोसी सत्यपाल मलिक जो बयानबाजी कर रहे हैं लगातार, एक तो मैं समझना चाह रहा हूं कि ये बयानबाजी कर क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। नंबर 2, क्या इनका कोई भी इम्पैक्ट मतदाताओं पर है, जाटों पर है, जिस कम्युनिटी से वो आते हैं? नहीं, एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला है और जो आया था उनका वीडियो, उन्होंने बाद में अगले दिन उसका खंडन भी किया। अभी परसों पहले रोज जो मैं देख रहा था एनडीटीवी को इंटरव्यू में, कि नहीं, उनके तो अमित शाह जी के और उनके अच्छे संबंध है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा। तो वो खुद मैंने, और रही बात ये जो आपने कहा कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मुझे जो नज़र आता है, देखिए पहले वो राज्यपाल बने थे बिहार के, वहाँ से वो जम्मू कश्मीर गए, तब तक उन्होंने 370 उन्हीं के कार्य उसमें हटी और सारा कुछ हुआ और उन्होंने जो वहाँ के कश्मीर के नेता थे, क्षेत्रीय दलों के, उन सबकी जो ऐसी-तैसी उन्होंने की। मुझे लगता है भाजपा के किसी और नेता ने भी नहीं की होगी, जैसी राज्यपाल रहते उन्होंने की। पर गोवा तक भी वो मेरे ख्याल से संतुलित और सामान्य थे। जब उनका गोवा से ट्रांसफर मेघालय हुआ, तो कहीं न कहीं उनको ये लगा कि मुझे प्रताड़ित किया गया है या मुझे जो है अब साइडलाइन किया जा रहा है। और चूँकि जो प्रेज़ेंट सरकार है केंद्र की, उसकी अभी तक की जो नीति मुझे नज़र आ रही है, वो जिसको राज्यपाल बनाते हैं, उसको दूसरा कार्यकाल फिर वो नहीं देते। क्योंकि वो सोचते हैं कि बहुत सारे लोग हैं क्यू में, तो सभी को मौका मिलना चाहिए, एक ही आदमी को लगातार पद पर बनाए रखना। तो वो अपनी उनकी सरकार की नीति है, सबको साथ लेना है, सबको जोड़ना है, दूसरे लोगों को मौका देना है। तो कहीं न कहीं मलिक साहब के मन में ये भाव तो आ ही गया था कि अब यहाँ मेरी उपादेयता, सार्थकता और उपयोगिता समाप्त हो रही है। तो मुझे लगता है इसलिए वो अपनी, भई मान लो उनके दिमाग में कोई योजना हो, कि तो अगला विधानसभा तो खैर वो नहीं लड़ने वाले हैं। अगले लोकसभा चुनाव के लिए कोई सोचते हों कि अपोज़िशन में मेरी सम्मान बने, जगह बने, वहाँ चले जाएँ। पर ये तो तय है ही कि अब भाजपा में उनका कोई मतलब, राज्यपाल हैं जब तक तो राजनीतिक ही हैं, राजनीति से दूर रहेंगे। और अगर वो जैसे बेबी रानी मौर्य राज्यपाल छोड़ के सक्रिय राजनीति में आ गई भाजपा में उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड का राज्यपाल पद छोड़कर। और मलिक साहब के लिए मुझे लगता है भाजपा में जो मौजूदा नेतृत्व है, उनके लिए अब कोई स्कोप या गुंजाइश या संभावना बची नहीं है कि वो त्यागपत्र देकर वापस सक्रिय राजनीति भाजपा की कर सकें। तो अगर राजनीति करनी होगी, तो या तो उनके मन में उनकी कोई महत्वाकांक्षा है, वो विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं। इस नाते अपना एक माहौल बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं तो किसानों के मुद्दे पर तब भी बोलता रहा, जब मैं संवैधानिक पद पर था, जब मुझे बोलना नहीं चाहिए था। और इसके अलावा मुझे कोई उसका ख़ास कारण नज़र नहीं आता। या कई बार आदमी अपना संतुलन खो बैठता है, उसके मन में कोई क्षोभ होता है, तो फिर प्रतिक्रिया स्वरूप वो इस तरह की टिप्पणियाँ करने लगता है। वैसे तो सुलझे हुए आदमी रहे हैं, पर ये मैं भी नहीं समझ पाता कि संवैधानिक पद पर रहकर वो लक्ष्मण रेखा क्यों लांघ रहे हैं। अनिल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर बहुत सार्थक चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।